नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अखबार की खबर सीरीज करंट अफेयर के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 8, 9 और 10 अप्रैल के करंट अफेयर टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज को वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कल के वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो आप बताइए, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत कब की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कौन नियुक्त होने वाले हैं तथा 99th अमेंडमेंट या 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 8 और 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स टॉपिक्स को। पहली जो खबर है वो है भारत और जापान के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत, जिसमें भारत के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला एवं टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर के बीच 4 और 11 नवंबर के बीच 2 समझौते हुए हैं, जिनके अंतर्गत भारत और जापान शैक्षणिक अनुसंधान एवं सहयोग कार्यों में सूचनाओं एवं आंकड़ों का आदान प्रदान करेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि किस देश के साथ भारत ने शैक्षणिक अनुसंधान और सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वो है जापान। उसके बाद दूसरी खबर है नोटा से रिलेटेड। नोटा से रिलेटेड जो खबर है वो है, वर्तमान समय में 4 राज्यों एवं पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें चुनाव वर्तमान में भी चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत नोटा जो बटन होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, उससे संबंधित आर्टिकल अखबार की खबर में रहा। तो आपको नोटा का पूर्ण नाम पता होना चाहिए, जिसका पूर्ण रूप है नन ऑफ दी अबव। इसकी शुरुआत 2013 से चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जो याद रखना है वो है, इस बटन का रंग गुलाबी होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी बात कर लेते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत 1990 में सबसे पहले केरल के चुनावों में की गई थी। इसमें आंशिक रूप से इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1993 में गोवा में पूर्ण रूप से इसके प्रयोग की शुरुआत हुई थी। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद अगली जो खबर है वो है सार्थक योजना से संबंधित। सार्थक का पूर्ण नाम स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। यह योजना शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा चलाई जा रही है। भारत में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी, जिसके पूर्ण क्रियान्वयन हेतु सार्थक नामक योजना चलाई जा रही है। इसमें छात्रों एवं शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से उनके विकास को लक्ष्य बनाया गया है। अगली खबर जो है वो है सुशील चंद्र को लेकर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं सुनील अरोड़ा जी, उनके स्थान पर सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। बात करें अगर हम निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग भारत में निर्वाचन एवं चुनाव संबंधित निर्णय एवं नियंत्रण हेतु जिम्मेदार होता है। इसकी जो वर्णन है वह उल्लेख है भारत के संविधान के भाग 15 में 324 से अनुच्छेद 329 तक किया गया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे थे वो सुकुमार सेन रहे थे। 1950 में उनको बनाया गया था। उसके बाद अगली खबर जो है योजना मुद्रा योजना या मुद्रा बैंक से संबंधित है। मुद्रा योजना
8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, जिसे 8 अप्रैल 2021 को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मुद्रा योजना या मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, जिसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत या इसको शुरू करने का उद्देश्य जो सूक्ष्म इकाइयाँ थी उनको वित्त पोषण एवं उनके पुनः संचालन हेतु इसका निर्माण या इसको शुरुआत किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है मुद्रा योजना का पूर्ण नाम और इसे कब शुरू किया गया था। उसके बाद अगली खबर जो है चर्चित व्यक्ति से, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार फातिमा रफ़ीक ज़कारिया का निधन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि फातिमा रफ़ीक ज़कारिया जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो पत्रकारिता से संबंधित है। इसके अलावा इन्हें 2006 में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि फातिमा रफ़ीक ज़कारिया जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अगली खबर की बात करें तो वो है आरबीआई से संबंधित। अगली जो खबर है वो आरबीआई की ब्याज दरों से संबंधित है। आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आरबीआई की ब्याज दरें कौन कौन सी है, इन्हें हम अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो और करंट कैश रिजर्व रेशो आते हैं। तो आरबीआई ने अपनी जो रिवर्स रेपो रेट है उसे 3.35% तथा रेपो रेट को 4% रखा है, जो कि पूर्ववत है। उसके बाद अगली खबर जो है वो है कृत्रिम वर्षा को लेकर। आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा अखबारों की खबर में रही है। इसका कारण रहा है उत्तराखंड एवं उड़ीसा के जंगलों की आग। हाल ही में उत्तराखंड एवं उड़ीसा के जंगलों में भयानक आग देखी गई, जिससे जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र को काफ़ी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आग बुझाने के तरीकों में कृत्रिम वर्षा तकनीक पर विचार करने को कहा है। तो आइए इसको समझेंगे, आगे भी इसे हमने शामिल किया हुआ है। तो कृत्रिम वर्षा क्या होती है और इससे संबंधित मुख्य बातें हम आगे समझेंगे। उसके बाद अगली जो खबर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली जो खबर है, भारत ओलंपिक में पहली बार सेलिंग के 3 इवेंट्स में उतरेगा। तो सेलिंग या नौका वहन प्रतियोगिता जो है ओलंपिक में भारत ऐसा पहली बार करने वाला है। भारत पहली बार ओलंपिक में सेलिंग प्रतियोगिता या नौका वहन प्रतियोगिता में पहली बार क्वालिफाई किया है। और भारत की ओर से पहली महिला जो सेलिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत क्वालिफाई की है उनका नाम नेत्रा कुमावन है। उसके बाद अगली खबर की बात करें तो मार्स रोवर ने मिशन की पहली सेल्फी ली। अमेरिका का मंगल मिशन जो है उसके अंतर्गत परसिवरेंस जो रोवर भेजा गया है उसने मार्स या मंगल की पथरीली ज़मीन पर पहली सेल्फी ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि परसिवरेंस जो है नासा का मंगल मिशन है। इन बातों पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो 10 अप्रैल की जो पहली खबर है वो है सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन। तो आपको पहली बात तो याद रखनी है कि सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, वेवेल राम कलावन। वेवेल राम कलावन जो है भारतीय मूल के व्यक्ति है जो सेशल्स के वर्तमान में राष्ट्रपति है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं
राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन जो सेशेल्स के हैं, इनके मध्य एक वर्चुअल बैठक हुई जिसके अंतर्गत आपसी सहयोग बढ़ाने की बात हुई है और भारत ने एक पोत सेशेल्स को अभी उपहार के रूप में दिया है। तो आपको याद रखना है कि सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। सेशेल्स की अगर हम बात करें तो सेशेल्स हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है या आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। उसके बाद अगली खबर है सिडबी से रिलेटेड। सिडबी की अगर हम बात करें तो इसका पूर्ण नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। यह खबरों में इसलिए रही है क्योंकि इसके अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर एस रमन को नियुक्त किया गया है। सिडबी का जो मुख्यालय है वह लखनऊ में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। उसके बाद अगली जो खबर है नेत्रा कुमानन को लेकर। नेत्रा कुमानन भारत की ओर से ओलंपिक में नाविक या सेलिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है। तो आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं जो कि सेलिंग या नाविक प्रतियोगिता के अंतर्गत ओलंपिक में क्वालिफाई किए। ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। 2016 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था और वर्तमान में इसका आयोजन 2020 में होना था, परंतु कोरोना महामारी के चलते हुए इसे 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। अगली जो खबर है वो है बैंकिंग लोकपाल योजना से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने एवं उनके निराकरण हेतु की गई थी। इस योजना के वर्तमान में खबर में रहने का कारण है कि जो भी अभी तक वर्तमान में बैंकिंग से संबंधित शिकायतें ग्राहकों की प्राप्त हुई है, उनमें से केवल 3 ही जो शिकायतें रही उनमें लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध कार्रवाई या बैंक स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाकी अन्य सभी जो शिकायतें थी उन पर बैंकिंग को या बैंक सेक्टर को निर्विरोध माना गया है। उसके बाद अगली खबर है समुद्री सीमा को लेकर। समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो यह अखबार में रहने का कारण है कि गत दिवस या पिछले दिन भारत की सीमा के अंतर्गत अमेरिका का एक युद्धपोत बिना इजाज़त के दाखिल हुआ था, जिसको लेकर भारत ने खेद जताया है। तो इसी से संबंधित आज हम भारत की समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे। समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो पहली समुद्री सीमा जिसे हम प्रादेशिक सीमा या टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं, यह समुद्र तट की जो आधार रेखा होती है उससे 12 नॉटिकल मील तक होती है। इसमें किसी भी देश के संपूर्ण संसाधनों पर विद्वहन एवं अनुसंधान एवं अन्य कार्य का अधिकार प्राप्त होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं 12 नॉटिकल मील आपको दिखाई दे रहा है, जो कि टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगली बात करें तो इसमें संलग्न क्षेत्र जो दूसरी सीमा होती है उसे हम कॉन्टिजेनियस जोन या संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक फैला होता है, जिसमें संसाधनों एवं अनुसंधान कार्यों की छूट देश को प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो जो प्रादेशिक सीमा है उससे मात्र 12 नॉटिकल मील तक ही संलग्न क्षेत्र फैला होता है तथा आधार लाइन से या आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक यह क्षेत्र फैला होता है।
इसके बाद तीसरी और अंतिम जो सीमा है समुद्री सीमा, वह होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इसको अगर हम बात करें तो जो संलग्न क्षेत्र है उससे 176 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो इस प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसकी बात करें तो इससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे अनक्लोज या UNCLOS के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्ण नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसे 1994 से लागू किया गया था। इसी समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों का समुद्री या समुद्री संसाधनों पर जो नियंत्रण है या उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 3 प्रकार की समुद्री सीमा इस समझौते के अंतर्गत निर्धारित की गई है। उसके बाद अगली खबर जो संबंधित है वो है चाबहार बंदरगाह को लेकर। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, जो कि भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत ने इसमें 2015 में निवेश करने की योजना बनाई थी और 2016 में $50 करोड़ के निवेश के साथ इस परियोजना में काम शुरू हुआ था। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह से होते हुए रेल लाइन के माध्यम से अफगानिस्तान से जोड़ेगा, जो कि भारत की पाकिस्तान के क्षेत्रीय मार्ग से निर्भरता को कम कर देगा या समाप्त कर देगा। भारत इस परियोजना के अंतर्गत 2020 तक निवेश कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2020 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों के कारण भारत ने इस कार्य में कमी लाई थी तथा 2021 में पूर्ण तेजी से इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए भारत ने कार्य शुरू कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाबहार बंदरगाह किससे संबंधित है, किस देश में स्थित है और यह भारत की किस योजना के अंतर्गत कार्यरत है। इस बंदरगाह का भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्व होगा, क्योंकि यह भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार सुनिश्चित करेगा तथा भारत और अफगानिस्तान के मध्य व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। इस कारण भारत की अफगानिस्तान के साथ व्यापार की जो नीति है उसको पूर्ण रूप देने के लिए इस परियोजना को 2015 में शुरू करने की बात कही गई थी और 2016 से इसमें कार्य जारी है। यह भारत की पाकिस्तान की स्थलीय सीमा से अफगानिस्तान तक पहुँच की जो आवश्यकता है उसको समाप्त कर देगा तथा भारत और अफगानिस्तान के मध्य संपर्क को ईरान के माध्यम से होते हुए चाबहार बंदरगाह से रेल लाइन के माध्यम से अफगानिस्तान तक स्थापित करेगा। उसके बाद अगली और आखिरी खबर है कृत्रिम वर्षा को लेकर, जिसे हमने पहले भी चर्चा की थी। कृत्रिम वर्षा की अगर हम बात करें तो यह खबर अखबार में इसलिए रही क्योंकि गत दिवसों में उत्तराखंड तथा उड़ीसा के जंगलों में आग लगी थी, जिस पर काबू पाने की जो तकनीक है
उनको काफ़ी नहीं पाया गया था और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसके लिए कृत्रिम वर्षा पर विचार करने का सुझाव दिया था। कृत्रिम वर्षा के अंतर्गत हवाई जहाज़ों या हेलीकॉप्टर के द्वारा रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम रूप से बादलों का निर्माण किया जाता है तथा उस क्षेत्र में वर्षा कराई जाती है। यह तकनीक जंगलों में लगने वाली आग या दावानल को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक हो सकती है, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कौन से जो रसायन उपयोग किए जाते हैं। मुख्यतः सिल्वर आयोडाइड, जिसका रासायनिक सूत्र AgI है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ, जिसे ड्राई आइस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स वीडियो, जो डेली अखबार की खबर या उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे संबंधित है। इस करंट अफेयर्स वीडियो की खास बात है कि इसके अंतर्गत सिर्फ करंट के टॉपिक ही नहीं, इसमें सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी के टॉपिक्स को भी हम कवर करते हैं। तो यह करंट अफेयर्स के अलावा अन्य जगहों पर भी कार्य करेगा तथा महत्वपूर्ण या उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो या इससे संबंधित जो आपको PDF है वो मंथ या माह के अंत में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।